कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बढ़िया रहोगे। यू वुड बी इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में। क्या आपको पता है देर आर 5 क्वेश्चंस विच आर ड्राइविंग आवर लाइफ। 5 क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। आप कहोगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को हम सिंपल हिंदी में मापदंड कह सकते हैं, या और भी शुद्ध हिंदी में इसे भागफल कहा जाता है, लेकिन हम मापदंड शब्द अब यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे 5 मापदंड होते हैं जिससे ज़िंदगी को तराशा जाता है, लाइफ के अलग अलग फैक्टर्स को मेजर किया जाता है। तो हम बात करेंगे अभी आगे 5 अलग एपिसोड में, 5 अलग भागों में, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन, पांचों मापदंड अपने आप में इतने बड़े हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने जाऊं तो शायद 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो इसे हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हर रोज़ के एपिसोड में एक क्वेश्चन लेंगे। तो आइए बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, द लाइफ स्किल फैक्ट्री फाउंडर। मेरा मकसद है लोगों की ज़िंदगियों में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में पॉजिटिव बदलाव लाना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, और वो है, ये क्वेश्चन के बारे में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। क्या आपको याद आ गया? अगर याद आ गया तो आप टाइप कीजिए कमेंट में, फटाफट टाइप कीजिए कौन सा क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। बहुत कॉमन है ये, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स के मुंह से, टीचर्स, नेबर्स, अपने दोस्तों, ये सब के मुंह से हम इसके बारे में सुनते आते हैं। यस, शायद आपने सही गैस किया है, और मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IQ कहते हैं। करेक्ट दोस्तों, IQ हम हमारे स्कूल लाइफ से ही IQ के बारे में बहुत सुनते आते हैं, और ये एक ऐसा मेजरमेंट मैट्रिक्स हो जाता है जो बार बार, जब तक हम 10th या 12th पास नहीं कर लेते तब तक, आजकल तो इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये बहुत बार नापा जाता है, तराशा जाता है, और इसका यूज़ काफ़ी सारा हो गया है हर जगह पे। इवन जॉब्स में भी कभी कभी होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में सुनिए, और यहाँ इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है हम बात करेंगे। ये क्या है, ये क्यों है, और इसकी ज़रूरत क्यों है लाइफ में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी हम इसे बुद्धिमत्ता का मापदंड भी कह सकते हैं। जिससे जैसे हमने कहा कि बच्चों को जब स्कूल में एडमिट किया जाता है, या बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे उनका IQ पता चलता है। और इसके ज़्यादातर 5 लेवल देखे गए हैं, जिसको हम जैसे अगर किसी भी चीज़ को नापना हो, उसका यूनिट रहता है, उसका नीचे से लेके ऊपर तक कुछ यूनिट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो IQ के भी 5 लेवल डिसाइड किए गए हैं। सबसे नीचे का स्तर जो है वो, अगर आपने IQ की टेस्ट दी और स्कोर आया बिलो 90, जैसे एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होती है, तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर आई थिंक 200 के आसपास होता है, और उसमें अगर आपका जो स्कोरिंग आया 90 या उससे नीचे, तो इसे बिलो एवरेज IQ कहा जाता है। इसे चाहे तो आप लिख लीजिए, अगर आपको उसका कहीं यूज़ करना है, आप इसकी नोट्स या कहीं पे लिख सकते हैं। तो बिलो एवरेज होता है 90 के नीचे जितना भी स्कोर है वो सारा बिलो एवरेज गिना जाता है। सेकेंड लेवल है बिटवीन 90 एंड 109। 90 से लेके 109 जो आता है स्कोर, उसको एवरेज IQ वाला बच्चा कहा जाता है, या एवरेज IQ वाला पर्सन कहा जा सकता है। ये नॉट नेसेसरीली खाली बच्चों के लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल है।
देन थर्ड लेवल इज़ 110 से लेके 119, जिसे हम अबोव एवरेज कहेंगे। सो पहला था बिलो एवरेज, दूसरा था एवरेज और तीसरा है अबोव एवरेज 110 टू 119। देन फोर्थ लेवल है 120 से लेके 129 तक, जिसे हम सुपीरियर कह सकते हैं, राइट। ये फोर्थ लेवल है जिसको 120 से 129 तक मेजर करते हैं और ये सुपीरियर लेवल गिना जाता है। अगर यहाँ पे आपको तो यू कैन से हाँ मेरा आईक्यू बहुत ही अच्छा है। और लास्ट और फिफ्थ लेवल जिसके ऊपर जो भी स्कोर हो उसे सबको अबोव सुपीरियर माना जाता है, यानी वो सुपर इंटेलिजेंट आप उसको कैटेगरी में या जीनियस की कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो, और वो है 130 एंड अबोव। 130 से ऊपर जिसका भी स्कोर होता है उसे जैसे मैंने कहा सुपर इंटेलिजेंट, जीनियस, जो भी आप नाम देना चाहो वो सब ये कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों जब भी बच्चा इस किसी लेवल पे आता है तो नॉर्मली क्या होता है, एक इंडिकेशन चालू हो जाता है कि हाँ बच्चे का आईक्यू लेवल इतना है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं किसका आईक्यू कितना था। मैं कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा जिससे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो और जिसका नाम हम बहुत कॉमनली लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आईक्यू के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक ही व्यक्ति का सबसे पहला आएगा, शायद आपने सोच लिया रहेगा वो, जी हाँ, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का आईक्यू था 190 के ऊपर, 190 के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब इतना आईक्यू हो तो सुपर इंटेलिजेंट, जीनियस ये शब्द भी उनके लिए छोटे हैं शायद। उन्होंने जो आविष्कार किए हैं या जो भी डिस्कवरीज की है उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं। तो दोस्तों आइंस्टाइन का आईक्यू 190 के भी ऊपर था और उनकी स्टोरी आज मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट उनकी स्टोरी तो इतनी अजीब थी कि बचपन में उनके स्कूल में बोला गया था कि ये बच्चा लैंग्वेज ठीक से बोल नहीं सकता है, ये बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ। तो उनकी बहन ने भी एक बुक में भी लिखा था कि ही विल हैव लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस। लेकिन बदलाव कब आया कि उनके माँ बाप ने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा गिफ्टेड है, मैं उसे बहुत नर्चर करूंगी और ये सारी चीज़ों से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने दूंगी। तो उसके पिताजी ने उसको एक कॉम्पास जो रहता है जिससे दिशा का पता चलता है वो लाके दिया था, और उसके माताजी बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते थे तो उन्होंने वायलिन लाके दिया था। ये दो चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी में इतना सारा चेंजेस लाया और उनकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ गए कि ये कंपास कैसे चलता है, वायलिन से आवाज़ कैसे निकलती है, इतने मधुर सुर कैसे आते हैं। और ये क्यूरियोसिटी बढ़ते 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 उन्होंने साइंटिस्ट बन गए, रिसर्चर्स बन गए और उन्होंने क्या कुछ कर दिया दोस्तों। सो ये उनकी एक शॉर्ट में स्टोरी थी आइंस्टाइन। दूसरा आपने चेस, जहाँ हम चेस खेलते हैं, चेस प्लेयर्स का भी आईक्यू हाई होगा तभी वो चैम्पियन बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा नाम हमारे इंडिया में तो आनंद है, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कास्पारोव करके है जिनका आईक्यू लेवल भी 190 के ऊपर, 190 के आसपास या थोड़ा बहुत उसके आसपास है, जो बार बार चेस चैम्पियन हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद बिजनेस की तरफ आते हैं, बिल गेट्स, उनका आईक्यू लेवल अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास है। और आजकल जो बहुत बड़े न्यूज़ में है वो बिजनेसमैन है इलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला जिन्होंने ढूंढ निकाला है, जो कंपनी चला रहे हैं और जिनका थिंकिंग बियॉन्ड नॉर्मल या बियॉन्ड नॉर्मल आदमी के थिंकिंग के बाहर है, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स कहेंगे, और एब्सोल्युटली सोच के बाहर, जिन्होंने सोचा कि मैं साधारण आदमी को स्पेस में लेके जाऊंगा। और इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार सबसे पहले उन्होंने किया और उन्होंने कंपनी लॉन्च कर दी जो मल्टी बिलियन डॉलर में अभी उनका नेटवर्थ गिना जाता है। तो दोस्तों ऐसे 4-5 नाम हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं गिनाने जाऊँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सारे फेमस लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। मैंने इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी का भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई डेटा इसके बारे में मिला नहीं। शायद आईक्यू का टेस्ट उन्होंने दिया रहेगा या किसी ने लिया रहेगा, ये सब पता नहीं मुझे। लेकिन इससे हम और एक जानकारी जान सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू हाई हो
या उसका स्कोर हाई हो वो ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जो कम आईक्यू होने के बाद भी ज़िंदगी में इतने ऊपर के लेवल पे पहुँचे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशन उन्होंने हासिल की है कि आप सरप्राइज़ होंगे कि कैसे ये व्यक्ति इतने ऊपर तक जा सकता है, कैसे ज़िंदगी में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा। आपने नाम सुना रहेगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुके हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, बट उनको वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का अवार्ड बीबीसी ने दिया था। उन्होंने अपनी एक स्पीच में एक सेंटेंस कहा था जो मेरे जहन में उतर गया है, और उसके वीडियोस भी आप ढूंढ सकते हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत बढ़िया ये सेंटेंस कहा था कि आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट बट आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट बट आई एम द ग्रेटेस्ट। और उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी ये बार बार ये सामने आता है कि वो जब भी फाइट करते थे बार बार कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और सामने वाला ओपोनेंट उससे डर जाता था कि हाँ ये इतना उसको हिप्नोटाइज हो जाता कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, अरे हाँ यही ग्रेटेस्ट है यार। तो वो उसकी मेंटालिटी उस तरह से चेंज हो जाती थी सामने वाले की, और मोहम्मद अली बार बार जीत जाते थे। आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मौका मिले या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखने का मौका मिले, ज़रूर देखिए दोस्तों, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। दूसरी पर्सनालिटी है अब्राहम लिंकन। ही इज़ ऑल्सो नो मोर, ही वॉज एन एक्स प्रेसिडेंट, एक्स यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो लाइफ में एग्जैक्टली तो नंबर्स पता नहीं, लेकिन 6 बार से भी ज़्यादा बार इलेक्शन हार चुके थे, और कभी हार नहीं मानी ज़िंदगी में। बहुत गरीब फैमिली से आए हैं। उनकी स्टोरी में तो ये भी कहा गया कि वो जैसे हमारे यहाँ करियाना ग्रोसरीज़ की शॉप होती है, वैसे शॉप में काम करते थे, हेल्पर का काम करते थे। आप इमेजिन कीजिए वो लेवल से लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट के लेवल पे वो पहुंच गए, और उनका आईक्यू लेवल भी बिलो एवरेज था। मोहम्मद अली जिसका बात किया, उनका भी आईक्यू लेवल बिलो एवरेज था। करेक्ट दोस्तों। तो ये 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल है। आपने ब्रिटनी स्पीयर का नाम सुना रहेगा। ब्रिटनी स्पीयर इज़ अ सिंगिंग सेंसेशन ऑफ यूएस, अमेरिका का सिंगिंग सेंसेशन है, और बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है ऑलरेडी। और 2 प्रेसिडेंट जो अमेरिका में रह चुके थे, जो है जॉन एफ कैनेडी और रोनाल्ड रेगन। इन सब 5 पर्सनालिटी जिसकी मैंने बात की, इनकी आईक्यू लेवल बिलो एवरेज थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईक्यू ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता नहीं ज़रूरी है, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी जीने का अंदाज़, डिटर्मिनेशन और जोश, ये आपके ब्रिलियंस को डिफ़ाइन करना चाहिए, ना कि आपके आईक्यू का कोई नंबर। आपका जीवन जीने का जोश और आपका डिटर्मिनेशन यानी निश्चय शक्ति, ये 2 चीज़ अगर आप दिखा देते हो दुनिया को, तो आपको कोई नहीं पूछेगा आपका आईक्यू कितना था, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बचपन में बच्चों का जब आईक्यू लेवल देखा जाता है और माँ बाप को ये जब पता चलता है, उनका अपने बच्चों की तरफ जो एक बिहेवियर होता है, उनको ट्रीट करने का एक बिहेवियर होता है, उसमें बहुत बड़ा चेंज देखा जाता है। हमेशा आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग स्कूल्स आ गए हैं, जैसे ICSE, CBSE, इंटरनेशनल बोर्ड और ये सब, और स्टेट बोर्ड में भी होता है। लेकिन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच गया है। पीयर प्रेशर बहुत हो गया है, यानी बाजू वाले का लड़का इस स्कूल में है तो मेरा लड़का इस स्कूल में होना चाहिए, उसने ये टेस्ट दी तो मेरे लड़के ने भी ये टेस्ट देनी चाहिए, उसका आईक्यू लेवल इतना है तो मेरे लड़के का भी आईक्यू इतना होना चाहिए।
और अगर उसका आईक्यू ज़्यादा है और इसका कम है तो हो गई बात। फिर बच्चे को वहीं से कोसना शुरू हो जाएगा, तेरे को अक्ल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, तेरे को इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर भी तू इतने कम आईक्यू लेके आता है, इतना कम। खाली आईक्यू नहीं, इवन जैसे बाकी टेस्ट होते हैं जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कम मार्क्स आ गए तो ये नहीं सोचेंगे कि क्यों कम मार्क्स आए, बस उसे कोसते रहेंगे, उसे कंपेयर करते रहेंगे, उसे ह्यूमिलिएट करेंगे। तो क्या इससे बच्चे की मानसिकता अच्छी होगी या बच्चा वीक होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, और इसे इग्नोर मत कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि आईक्यू नॉर्मली मेजर कैसे किया जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आईक्यू इज़ अ रीजनिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी उसकी सोचने की क्षमता जो है, बच्चे की या किसी बड़े की भी सोचने की क्षमता जो है, उसको हम आईक्यू कह सकते हैं। या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दूँ, तो आप वो कितना जल्दी सॉल्व करते हो, कितनी स्मार्टली उसे सॉल्व करते हो, उसके बेस पे आपका आईक्यू डिसाइड होता है। और हर कोई बच्चा ये सीख सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने कुछ सीखा है, तो ये सारी टेक्निक्स होती है जिससे डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक आईक्यू आ गया तो ज़िंदगी भर वही आईक्यू रहेगा। तो इसलिए ये आप डेवलप भी करा सकते हो। तो इसे नॉर्मली कैसे मेजर करते हैं वो जानते हैं। तो आईक्यू नॉर्मली इसका सबसे पहला यूज़ कहाँ हुआ ये जानते हैं। ये सबसे पहले फ्रांस में यूज़ किया गया, और फ्रांस में यही चीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि बच्चे का जो लर्निंग एबिलिटी है उसको जानने के बारे में बहुत कोशिश की जाती थी। और कम से कम 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसे शायद नाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन टेक्निक सारी यही थी। टेस्ट में जो मेजर किया जाता था वो भी अंदाज़ा यही था। तो इसे पहले फ्रांस में यूज़ किया गया, और जब ये टेक्निक फेमस होने लगी तो इसे फिर बड़े बड़े कंपनियों में, और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका मिलिट्री में, डिफेंस में होने लगा। क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि आप कितना फास्ट डिसीजन लेते हो, किसी चीज़ को सॉल्व करने में, कोई एक्शन लेने में आप कितना फास्ट डिसीजन लेते हो। तो इसमें ज़्यादातर क्या क्या होता है वो देखते हैं। एक तो उसके पहले जैसे हम मिलिट्री या डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जान लेते हैं कि मिलिट्री या डिफेंस में क्यों ये ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि डिसीजन एकदम फास्ट होना चाहिए, तो आप अगर जंग में हो, कहीं पे वॉर चल रहा है और सामने दुश्मन की गोलियां चल रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना फास्ट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो डिसीजन होना चाहिए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है, राइट। तो इसलिए चाहे वो मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी अगर किसी को यहाँ पे जाना है तो आईक्यू टेस्ट क्लियर। एक सीन याद आ गया दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ, मज़ा आएगा। इसमें कर्मा मूवी के बारे में है ये। आप सबने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ज़रूर इसे ढूंढिए और देखिए। कर्मा एक देशभक्ति के ऊपर मूवी है, और इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स है। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है दिलीप कुमार जी का, जो एक जेलर होते हैं, एक जेल के जेलर, और वो रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन उनकी एक कैदी से दुश्मनी होती है। जब वो जेलर होते हैं तब एक बहुत बड़ा कैदी होता है, और वो उनको चैलेंज करके गया रहता है जब वो छूटता है कि दादा ठाकुर दिलीप कुमार का नाम होता है, और दादा ठाकुर, मैं बाहर निकलने के बाद आपको बर्बाद कर दूंगा। और वो होते हैं अनुपम खेर जी, और उनका रोल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जब जेलर अपने दिलीप कुमार जी रिटायर्ड होते हैं, तो उसके बाद इस दुश्मन को, इस विलन को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं ऐसे 3 या 4 लोगों को जमा करूं
और उसकी एक छोटी सी आर्मी बनाऊं जो मेरे लिए लड़े और इस दुश्मन को ख़त्म करे। तो वो जेल में जाते हैं और ऐसे 3 कैदी ढूंढ निकालते हैं जो बहुत ख़तरनाक खूंखार होते हैं, और ये 3 होते हैं अनिल कुमार, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह। और इसमें से अनिल कपूर, सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, अनिल कपूर बहुत मिस्चीवियस होते हैं, और बाकी 2 जो है जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन, थोड़ा सीरियस टाइप कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन अनिल कपूर जी बहुत मिस्चीवियस होते हैं। तो ये जब दादा ठाकुर इनको अपने घर लेके आते हैं, बड़ा फार्म हाउस और एक बड़ा ये दिखाया है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हिली एरिया है, पूरा माउंटेन वाला एरिया। तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है गोली चलाने की, गोला बारूद कैसे चलाते हैं, बिकॉज ये तो साधारण ज़िंदगी से आए रहते हैं, इनको इस बारे में कुछ पता नहीं रहता है। तो एक दिन गोली चलाने की ट्रेनिंग चालू रहती है और तीनों को बोला जाता है बंदूक उठाओ और निशाना लगाओ। तो ये बाकी 2 अच्छा करते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ, लेकिन अनिल कपूर थोड़े मिस्चीवियस, थोड़े ऐसे टाइप के रहते हैं, तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और तभी दिलीप कुमार दादा ठाकुर कहते हैं, पहले सोचो, फिर समझो, फिर गोली मारो। तो अनिल कपूर जी अपने मिस्चीवियस अंदाज में कहेंगे, अरे दादा ठाकुर, तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा। तो इससे मुझे ये सीन याद आ गया दोस्तों, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर सोचने समझने बैठेंगे तब तक दुश्मन गोली मार के चला जाएगा दोस्तों। इसलिए मिलिट्री या डिफेंस में आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन लेना होता है, और अगर नहीं ले पाते तो आप पहले तो ये क्लियर ही नहीं करोगे टेस्ट, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। इसलिए ये टेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। इवन बहुत सारे कंपनीज़ में जहाँ पे अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी IQ टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने बताया, इसमें ज़्यादातर इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और पजल रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हो उसकी बात कर रहा हूँ, कोई भी IQ पेपर का टेस्ट, IQ का टेस्ट होता है या पेपर होता है उसका, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं। कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसे ऐसे ट्रिकली पूछा जाता है कि आप सीधा सीधा उसे समझ ना पाओ। अगर सीधे इंग्लिश में लिख देंगे तो फिर IQ का टेस्ट या IQ का मेजरमेंट करेक्टली पता नहीं चलेगा। इसलिए उसे क्वेश्चन को ऐसे ट्रिकली घुमा के पूछा जाता है, या उसको पजल फॉर्म में दिया जाता है, जहाँ पे होता तो कभी कभी बहुत सिंपल है, लेकिन कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, और हम सब जानते हैं कॉमन सेंस कितना अनकॉमन है। तो इसलिए इसमें जो स्कोर आता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका इम्पोर्टेंस पेरेंट्स के लिए इसलिए बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ये टेस्ट जो है जितना जल्दी लिया जाए उतना बच्चे के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जैसे हमने पहले भी बात किया, पेरेंट्स और टीचर दोनों को बहुत मदद करेगा। सबसे पहले तो टीचर को, अगर टीचर एक बच्चे का IQ जानते हैं तो उसका टीचिंग स्टाइल उस बच्चे के लिए मोल्ड कर सकते हैं, उसकी सिखाने की पैटर्न उस बच्चे के लिए अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, सबको एक ही डंडी से हाँका जाता है, एक ही तरह से सिखाया जाता है, बट क्या सारे बच्चे सेम हैं? नहीं है, राइट। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, कोई बच्चा बहुत कम मार्क्स लाता है, और पेरेंट्स बेचारे उसके बच्चे को कंपेयर करते रहेंगे, कोसते रहेंगे कि हम कितने पैसे भर रहे हैं, तेरे को तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों, जब IQ पता चलेगा माँ बाप को भी, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि बच्चे के लिए किस दिशा में काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं,
या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज़ ये सारे सब्जेक्ट में आपको कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज याद रखने होते हैं, उस फार्मूला का इस्तेमाल करके कुछ सॉल्यूशंस लाना होता है। तो जब कोई बच्चा ये सारे सब्जेक्ट में वीक है तो उसे कोसिए मत, उसको समझिए। और जैसे मैंने कहा, इसमें डेवलपमेंट अगर किया जाए बचपन से तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी तरह से दिख सकता है। इसको आजकल एक नए टेस्ट के फॉर्म में लिया जाता है, जिसे DMIT कहते हैं, शायद आपने सुना हो ना सुना हो। इसको डर्मेटलियोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो हम इसके बारे में आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करा जाता है, जिसमें 11 इंटेलिजेंस होती है। और ये 11 इंटेलिजेंस आपको आपकी पर्सनालिटी या बच्चे की पर्सनालिटी को पूरी तरह से तराशता है, जिससे पता चलता है बच्चा लैंग्वेज में अच्छा है, लॉजिक में अच्छा है, इंटर या इंट्रा स्किल्स में अच्छा है, नेचुरलिटी में अच्छा है, या ऐसे 11 इंटेलिजेंसेस है, जिसको मैं डेफिनेटली एक वीडियो में डिटेल में बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन इसका एक 60-70 पेज का रिपोर्ट आता है, जिसमें पता चलता है कि बच्चा ये 11 इंटेलिजेंस में से किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है। और जब ये पता चलेगा तभी आप उसे रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मेरा बच्चा लॉजिक में अगर वीक आ रहा है तो इसका मतलब है मैथ्स में उसे कम मार्क्स आएंगे, करेक्ट। और ये रिलेट जब कर पाओगे तो आप उसे कोसोगे नहीं, उसे प्यार से समझाओगे, उसे ऐसी टेक्निक सिखाओगे या ऐसे टीचर के पास लेके जाओगे जो उसको उस दिशा में इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। ये DMIT सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 साल पहले ये टेस्ट लिया, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब ये कोई टेस्ट थे ही नहीं। टीचर को तो क्या, बड़े लोगों को भी मालूम नहीं था। शहरों में भी ये जस्ट इंट्रोड्यूस शायद हुई रहेगी, लेकिन गांव के स्तर पे तो पहुंची नहीं थी। और अभी यहाँ पे भी शहरों में ये पिछले 5-7 साल से थोड़े थोड़े फेमस होने लगे हैं। लेकिन ये जब आप कराते हो बच्चे का, तो आप इमेजिन करो कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कितना फ्रस्ट्रेशन बच सकता है, कितना ह्यूमिलिएशन, कंपैरिजन कम हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि ये कराए। हम भी खुद करते हैं लाइफ स्किल फैक्ट्री, द लाइफ स्किल फैक्ट्री के अंडर। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल डाल दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये कराने की इच्छा हो। हम लोग कॉरपोरेट्स में भी करते हैं, HR एग्जीक्यूटिव्स हमें बुला के जो एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं उसमें करते हैं, स्कूल्स में जाके हम करते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में से कांटेक्ट डिटेल लेके आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी गुजारिश है कि आप सोचिए इस बारे में, और जब आप ये रिपोर्ट निकालते हो तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है बच्चे के बारे में और अपने बारे में भी। कभी कभी तो पूरी फैमिली ये टेस्ट निकालती है, बिकॉज जब बड़े इसका टेस्ट लेते हैं हमने देखा है कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सुधर जाता है, माँ और बेटे का रिलेशनशिप सुधर जाता है। शादियाँ होने वाली है तो दोनों कपल ये टेस्ट करते हैं और उनको मैच पता चलता है, या ये पता चलता है कि दोनों के कौन से एटीट्यूड, कौन सी एबिलिटी सिमिलर है और कहाँ पे क्लैश हो सकता है या कहाँ पे। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको मिल जाती है, आप उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो, ना कि सरप्राइजेज हो और बाद में झगड़े हो और बाद में हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि जहाँ पे यू नेवर नो व्हाट कुड बी दी एंड रिजल्ट। सो मेरी ये गुजारिश है दोस्तों, इसके बारे में सोचें और इसमें आगे बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। अगर हम हमारे बच्चों को ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ नहीं सिखाते या हम खुद उसे नहीं अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे रह जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। मैं और एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप शायद जानते रहेंगे, ओलंपिक्स में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कौन से देश को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिलते हैं? सबसे ऊपर नाम होते हैं चाइना, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान। ये देशों ने इस टेक्नोलॉजी को कम से कम 25-30 साल या उससे भी ज़्यादा साल से यूज़ करना चालू कर दिया। बच्चा जब 3 या 4 साल का होता है उसका
ये टेस्ट करा लिया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये बच्चा लैंग्वेज में अच्छा है, ये बच्चा नेचुरलिस्टिक में अच्छा है। तो जो भी वहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स चलते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनको उनके माँ बाप से लेके जैसे हॉस्टल में रखते हैं वैसे उनको गवर्नमेंट ग्रूम करती है और इतना ज़्यादा उसका ट्रेनिंग होता है कि वो बच्चे को रात दिन बस ओलंपिक के गोल्ड मेडल दिखाए जाते हैं और फिर क्यों ना बच्चा वो गोल्ड मेडल लाए। दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। इसे अपनाइए, इसका यूज़ कीजिए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों, आज आईक्यू के बारे में होपफुली मैं कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया हूँ। आगे के 4 क्वेश्चंस भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको मज़ा आएगा ये सारे जानने में भी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ शायद हमारी 70-80% लाइफ वो ड्राइव करता है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। आपके साथ सहकार, आपके कमेंट्स और शेयरिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सारी चीज़ पसंद आ रही है, इन अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करते रहिए, लोगों से शेयर करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।